नमस्कार, बात किताबों की इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदी के ऐसे युवा उपन्यासकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लगातार नए और चुनौतीपूर्ण विषयों को पाठकों के सामने रखा है। उनकी रचनाएं न केवल आम पाठकों के बीच लोकप्रिय रही हैं, बल्कि साहित्य जगत और अकादमिक संस्थानों में भी विशेष रूप से सराही गई हैं। जिंदगी 50-50, बाली उम्र, प्रमेय, गेरबाज और हाल ही में प्रकाशित बावनी इमली जैसी चर्चित कृतियों के लेखक भगवंत अनमोल जी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी लेखनी समाज के उन विषयों को आवाज देती है जिन पर अक्सर कम चर्चा होती है। आज हम उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा, उनके संघर्षों, उनकी पुस्तकों और विशेष रूप से उनके नवीनतम उपन्यास बावनी इमली पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताएं कि जो लेखक भगवंत अनमोल है और जो व्यक्ति भगवंत अनमोल है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं और आपकी कहानियों में इसका कितना असर दिखाई देता है? देखिए, जो है ना, लेखक कोई भी हो समाज से बनता है। जो है ना, बोलते हैं कि लेखक ने संघर्ष नहीं देखा तो जीवन नहीं देखा ढंग से तो बढ़िया लेखक वो नहीं बन सकता है। जो है ना, बढ़िया लेखक बनने के लिए आपको है ना दर्द, पीड़ा, सामाजिक चीजें है ना, सामाजिक चीजें जो है देखनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी रहा कि मैं जो है ना बचपन से पिताजी नहीं रहे और बोलने में रुकता रहा। हाँ, तो मुझे फील हुआ कि मेरा जन्म जो है ना, जीवन में क्या करेंगे जब हम बोल ही नहीं पाएंगे। हमने फिर काम करना चालू किया, जो है ना जॉब लगी मेरी, और जॉब के बाद मैं बेंगलोर में काम कर रहा था। 3 साल लगभग मैंने काम किया। 3 साल के बाद में मुझे फील हुआ कि क्या मेरा जन्म मतलब नौकरी करने के लिए ही हुआ है क्या? तो जॉब जो है ना छोड़ दिया। जो है ना, कारण क्या था कि मैं समाज को देना चाहता था। हाँ, तो जो व्यक्ति पीड़ा देखता है सामाजिक जो है ना चीजों की, व्यक्तिगत चीजों की, हाँ, तो वो समाज को भी देना चाहता है, चाहे जो है ना लेखन के माध्यम से हो चाहे कामों के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो। तो वैसे ही जो पहली किताब थी मेरी, जिंदगी 50-50 किन्नरों पे थी। तो क्या था कि मैं मलाड में काम करता था तब, जो है ना मुंबई में। तो ये कब की बात है? 2014 की बात है ना, 13-14 की बात है। तो मलाड में काम करते टाइम, मलाड चौराहे पे ही किन्नर भीख मांगा करते थे। तो मुझे फील जो है ना रहा कि जो है ना किन्नर भीख ही क्यों मांगते हैं, ये दूसरा काम क्यों नहीं करते। तो क्या किया कि मलाड में ही मैंने बात करनी चाहिए, पर कई किन्नरों ने जो है ना मना कर दिया। हाँ, जब आप लगातार कोशिश करते हैं, ये कुछ ना कुछ बातें, हाँ, तो फिर ना सलूशन तो निकलता है। तो एक है ना किन्नर ने बोला कि हम जो है ना बात करेंगे आपसे। तो जब मैंने किन्नर की पूरी बात सुनी तो मुझे फील हुआ कि यार क्या पीड़ा है कि माँ बाप जो है ना निकाल देते हैं घर से, है ना, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हाँ, बेसिक चीजें जो है ना बेसिक चीजें नहीं देना चाहते हैं। इंजीनियरिंग आपने की हुई है और उसके बाद एक लेखन की यात्रा शुरू होना, इसमें कितना चुनौती रहा? इंजीनियरिंग पे जैसे मैंने बताया कि मैं बेंगलोर में जॉब करता था, और जॉब करते टाइम पे टाइमिंग सेम थी कि भैया 9 बजे जगना है, जो है ना 6 बजे की वापसी है। फिर जो है ना रैट रेस जो होती है कि हाँ कि पैकेज जो है
है ना पैकेज के जो बढ़ेगा, ये होगा वो होगा का, पर जो है ना वहां मुझे कोई ये खुशी नहीं मिल पा रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्या पैसे से क्या पैसे ही कमा रहा हूँ बस। तो वहां से मुझे मतलब हाँ 3 साल मुझे लगे डिसीजन लेने में कि मुझे नौकरी तो नहीं करनी, क्योंकि बेंगलोर में रहकर मैं ना लेखन ठीक से कर पा रहा था, ना समाज के लिए काम कर पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि जो है ना जिंदगी को ये व्यर्थ में ना काटे, कुछ मतलब ठीक से करते हैं, देखते हैं ज्यादा से ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि है ना ब्रांडेड ये कपड़े पर डे नहीं पहन पाएंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि है ना गाड़ी नहीं होगी, बस ना क्या मतलब क्या पॉसिबल है, कुछ नहीं पॉसिबल। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे परिवार के लोग बेशक नाराज जो है ना रहे, किसी ने साथ भी नहीं दिया। हाँ लेकिन हाँ बोलते हैं ना कि हाँ कि आप ये किसी के लिए भी अच्छा करने चलते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। तो मैंने थेरेपी ये सेंटर खोला कानपुर में, लगभग जो है ना 9 साल को, ये 9 साल होने को है। तो थेरेपी सेंटर पे हाँ जो बच्चे हाँ बोलने पे रुकते हैं, है ना काको बोलते हैं जैसे, फिर धीरे धीरे भगवान ने चाहा चीजें बेहतर, और हम जो करना चाह रहे हैं ना कर रहे हैं इस वक्त, चाहे हाँ लेखन के माध्यम से हो, चाहे थेरेपी के माध्यम से हो, चाहे समाज को देने के लिए। आपने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको बोलने में भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, जैसे आप अटक जाते थे बीच में बोलते बोलते, तो इसको लेकर क्या आपको कभी कुछ ऐसे झेलना पड़ा कि लोगों का सुनना या फिर ऐसा कुछ? बहुत सारी बातें हैं। तो मेरी गेरबाज किताब है, चलिए गेरबाज में मेरी ही पीड़ा है कि क्या समय है कि लेखक ये कितना भी अच्छा क्यों ना लिख रहा हो, रील नहीं बना रहा है तो लोग नहीं जान रहे उसको। बिल्कुल। तो मीन्स जो है ना बोलना फिर से है यहाँ पर भी। हाँ दूसरी बात, नेता जी ये कितने भी बढ़िया हो, बोलना नहीं आता है तो नेतागिरी का फायदा नहीं। तो बोलने के लिए जब जो है ना नाम पूछा जाए, ये कहीं खड़े हो करके और जो है ना जवाब देना हो और आप नाम तक ना बता पाए, तो जो वो पीड़ा होती है, हाँ दूसरा शायद जो है ना सहानुभूति दे देगा। हाँ फिर आपको जो रात में नींद नहीं आती कि यार हम क्या करें, जीवन में क्या करेंगे। हमने ही गेरबाज में ही शायद लिखा है कि ये पहले के लोग मानते थे कि जो है ना वसुंधरा वही जीतता है जिसके भुजाओं में बल होता है। फिर चाणक्य ने कहा बुद्धि में बल होता है। फिर मोदी जी ने कहा जिसके बोल बच्चन में दम होता है। तो मतलब कि हाँ जो समय चल रहा है ना, तो हाँ तो बोलना कम्युनिकेशन से बड़ी हाँ कोई चीज नहीं। मतलब कि लेखनी और संवाद दोनों साथ साथ होना चाहिए एक व्यक्ति में। जो है ना लेखनी क्या है, ये पॉडकास्टर्स को देखते हैं, ये क्या ज्ञान देते हैं, ये क्या पता है। जो है ना ज्ञान बट रहा है, लोग ज्ञान ले रहे हैं, क्या पता है क्या नहीं पता है। एक बात हाँ तो नॉलेज पीछे छूट चुका है, जो है ना बोलना आगे आ गया है। तो बोलते समय जब भी कोई बच्चा ये नहीं बोल पाता ना, तो फिर वो लोगों से बातें नहीं करता है ना। साक्षात्कार देना छोड़ दीजिए आप, ये कोई बहाना बना देगा, जो है ना टाइम नहीं है, फलाना है, ये है, हम जा रहे हैं, कभी बात ही नहीं करेगा। हाँ जब बात ही नहीं करेगा तो पीछे जाने लगेगा।
हमने गेरबाज में भी है ना लिखा हुआ है कि जो गेरबाज का राघव है बोलने में रुकता है ये माइंड ये बहुत तेज है, लेकिन तैयारी कर रहा है लेखपाल की। ये क्योंकि लेखपाल साक्षात्कार नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो बॉडी और माइंड के ये डिसीजन जो है ना प्रभावित भी होने लगते हैं उससे। से आप जहाँ ये जा सकते हैं ना तो नहीं जा पाते हैं। है दूसरी चीज जो क्वेश्चन था कि जो है ना पूछा है आपने कि हमें क्या झेलना पड़ा। तो हम खागा जैसे से छोटे कस्बे में रहते थे है ना, जहाँ बोलते थे तो ये कम पढ़े लिखे जो बच्चे रहते हैं, हाँ गेरबाज है ना, फलाना नाम डिमका ना। आप गेरबाज का मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। ये गेरबाज जो बोलने में गियर लगाता है, ठीक है ना, गेरबाज जो बोलते थे। तो फिर बच्चे को है ना छोटा बच्चा है ये बोलने के पीछे हाँ कोई रास्ता ना दिखाया जाए कि बेटा सांस लेकर के बोलो, जो है ना धीरे बोलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है के बजाय है ना समाज क्या करता है, अरे बोलने में रुकता है और तो मतलब जीभ मोटी है, मतलब है ना ढेर सारी चीजें। हाँ तो बचपन से ही बच्चा स्वीकारता है कि ये भगवान ने मुझे दे दिया है, जबकि ये भगवान ने नहीं दिया है ना, ये समाज ने दिया है। समाज ने टोका ये ना होता तो बचपन में थेरेपिस्ट के पास में ले गया होता तो मतलब चीजें बेहतर होती। आपकी जो कृतियां हैं, उनके जो विषय हैं वो से साहित्य से बहुत अलग है। अलग अलग विषय आपने लिए हैं, जैसे गेरबाज हो गया, उसके बाद बाली उम्र है ये हो गया, तो इन सभी में अलग अलग विषय हैं। तो पहले आप कथानक चुनते हैं या फिर पहले आप विषय चुनते हैं? तो जब हम लेखन में आए तो मैंने बात करनी चाहिए लोगों से, प्रोफेसरों से, सबसे। तो जो ये साहित्य के लोग थे, जब मैं 2012 में ये लिखना चालू करता हूँ चीजें हैं, तो बोला जाता है कि भाई 300 किताबें भी नहीं बिकती हैं, ये क्या बेस्ट सेलर लेकर के आए हो, क्या मामला है? तो मेरे पास में क्या था कि हमने देखा साहित्य को, चीजें ठीक है कि बस तीन चार जो है ना विषयों पे ही पूरा केंद्र था। दलित हो गया, मतलब ये हो गया, 3-4 पे ही पूरा साहित्य था। और कोई भी लेखक 25-30 किताबें सेम टॉपिक पे ही लिख डालता था। तो ये पाठकों को बेवकूफ ये नहीं समझना चाहिए कि बार बार से सेम बातें, सेम टॉपिक, ये कहाँ तक पढ़े। तो ये मेरा क्या मानना था कि मैंने सोचा कि यदि मेरे पास में भाषा ये नहीं है तो, लेकिन ये एक चीज तो है कि हाँ ये कलाम साहब ने कहा है कि ये विचार किसी बाप की जागीर नहीं। तो मैं पहले विषय सोचता हूँ ऐसे टॉपिक जिन पे कम बात हुई हो, ताकि ये मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानना चाहे। हाँ फिर मैं शोध करता हूँ, शोध करने के बाद हाँ जब मुझे टॉपिक ठीक ही लगता है कि है ना ये लिखा जा सकता है तो मैं लिखता हूँ। हाल ही में आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, बावनी इमली। इसको लिखने के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बावनी की जो ये घटना है ये फतेहपुर की है। एक्चुअली फतेहपुर एक जिला है और मैं फतेहपुर का ही रहने वाला हूँ। जब तक मैं फतेहपुर में रहा तो ठाकुर जोधा सिंह हो, ठाकुर दरियाव सिंह हो के नाम तो मैंने सुने थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ठाकुर ये जोधा सिंह ने क्या किया है, ठाकुर ये दरियाव सिंह ने क्या किया है, ये कोई जानकारी
जो है ना जानकारी ही नहीं थी। फिर मैं जब साहित्य से जुड़ता हूँ, है ना, जानना चाहता हूँ चीजों को, तो ये पता चला कि हाँ, फतेहपुर के ये बिंदकी तहसील पे एक पेड़ है जहाँ 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी एक ही दिन में। और फतेहपुर के लोगों को भी ये नहीं पता था। तो मुझे फील हुआ कि ऐसे लोगों की जो है ना बात राष्ट्र में पहुंचनी चाहिए, ये जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया, और ये लोग जो है ना नहीं जानते। वैसे तो स्वतंत्रता पर बहुत सारे साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन जो बावनी इमली है उसमें क्या कुछ ऐसा नया जुड़ता है जो उसे शेष साहित्य से अलग करता है? ये बावनी जो मेरी ये किताब है, बावनी पे मतलब कोई भी किताब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं लिखी गई थी। जो है ना सब कुछ लोक में चल रहा था, सब कुछ लोक में था कि भैया गांव में जाइए, ये वहां पे गांव में जाइए, गांव के लोग बात तो बताएंगे, गांव के लोग कहानियां सुनाएंगे, हाँ, लेकिन कोई भी किताब ये नहीं थी। तो ये पहला काम हमने क्या किया, जो है ना गूगल पे देखेंगे तो आपको है ना मिलेगा कि जो है ना पेड़ था, एक पेड़ हमें 52 लोगों को फांसी सीधे दी गई। फिर 37 दिनों तक सब जो है ना लटकते रहे बस, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी किताब में क्या है कि हमने पूरा वहाँ का माहौल दिखाने की कोशिश की है। वहाँ के लोग ये कैसे सोचते थे, क्या संघर्ष था, साथ ही साथ वो कैसे जो है ना लड़े। और आपको जानना चाहिए कि ये फतेहपुर 34 दिनों के लिए ये आजाद भी रहा था। फिर जो है कंपनी सरकार ने फिर से दबिश डाली, और चूंकि ना तोपें थी, बंदूकें थी, तो तोपों से ये लड़ाई नहीं संभव थी। तो ये सबको दबना पड़ा, जा करके है ना जंगलों में छुपना पड़ा, फिर भी लड़ाई नहीं छोड़ी। जबकि नाना राव पेशवा जो थे जैसे दबिश पड़ी तो नेपाल भाग गए थे परिवार के साथ में। हाँ, पर जोधा सिंह जैसे वीर है ना, जो है ना ये लड़ते रहे, लड़ते फांसी पे चढ़ गए ये, लेकिन भागे। आप प्रमेय के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इसको सम्मानित भी किया जा चुका है साहित्य अकादमी द्वारा, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने विज्ञान, फिर अध्यात्म और फिर धर्म, इन तीनों को सम्मिलित रूप में इसमें विषय के रूप में आपने चुना है। तो ये किस तरह से अलग है शेष साहित्य से, और इसमें किस तरह के कथानक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। प्रमेय के बारे में बात जो है ना ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, और जो है ना ये मेरी माता जी बहुत बड़ी पुजारी हैं, और मतलब बचपन से मैंने देखा ये नहीं करना, वो नहीं छूना है ना, पूजा करना है। हाँ, कोई भी गलती कर दो तो मतलब तुम राक्षस हो। तो मुझे फील होता था कि जो है ना रावण मैं ही हूँ दुनिया में, मेरा ही जन्म हुआ रावण के रूप में। तो फिर जब मैं जो है ना बीटेक किया, और जो है ना साहित्य से भी जुड़ाव रहा, तो ये तीनों चीजों का जो घालमेल था, मुझे है ना लगा कि भैया यह जो है ना सच क्या है। वे हमने सोचने की भी कोशिश की, तो हमने प्रमेय में भी है ना लिखा हुआ है कि
किताब लिखना केवल लिखना नहीं होता है, ये किताब तो ये एक चिंतन का भी विषय है। तो किताब जब आप जो है ना लिखते हैं तो आप ये कई डायरेक्शंस में सोचते भी। तो ये प्रमेय लिखते टाइम में भी हम इनके बचपन से जो है ना साइंस और जो है ना बाकी की चीजों को हम बड़े समझने की हाँ कोशिश की है कि चाहे व्यक्ति ये किसी भी है ना धर्म का हो, ये मजहब का हो, है ना ये किसी को भी पूज रहा हो, है ना किसी का भी, हाँ फिर भी है ना सभी जो है ना ये सुखी रहते हैं, सभी दुखी रहते हैं, सभी के भी की चीजें हैं। तो मेरा मानना क्या था प्रमेय कि हम ये जिस रूप में भगवान को जो है ना मान रहे हैं तो शायद जो है ना ये रूप तो नहीं होगा। हाँ बाकी आपको ये किताब पढ़ने में पता चलेगा कि मैं बात क्या करना चाहता। आपकी जो किताबें हैं वो मतलब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं और जो शोधार्थी हैं इस पर शोध कर रहे हैं कई किताबों पर। तो उसके बारे में आप बताइए, जब प्रकाशित हुआ था, मतलब आपकी जो ये किताबें प्रकाशित हुई थी तब आपको लगा था कि ऐसा कभी ये मौका कभी आएगा? ये साहित्य में तो बता दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाँ 300 कॉपियां भी नहीं बिकती, 500 भी। और जब हम तब ये बेंगलोर में थे तो बेंगलोर से मैंने ये राज्यपाल को ये किताब भेजी थी। राज्यपाल ने फिर मेरा जवाब दे दिया कि हम छापेंगे। हाँ तो मेरे लिए ये 2016 में बहुत बड़ी बात थी कि भैया राज्यपाल छापेगा। और फिर जिंदगी 50-50 है ना छपी, और ये छपने के बाद ही पूरा मतलब जो है ना छा गई। तो मतलब सोचा तो था, पर सभी है ना सोची चीज पूरी हो जाए तो ये भी जरूरी नहीं। तो सोचा चीज पूरी की है ये भगवान ने, तो मतलब है ना ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मतलब हम लेखन को फुल टाइम नहीं ले सकते, मतलब ये फुल टाइम जॉब के रूप में नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपने जैसे कि पहले भी बताया कि भले ही शर्ट पहनने के लिए नहीं होंगे या फिर ऐसा कुछ, या फिर आर्थिक समस्याएं आएंगी, फिर भी मैं मतलब लेखन करूंगा, इसमें अपना योगदान दूंगा। तो ऐसे में आप युवा को क्या कहना चाहेंगे जो इसको फुल टाइम के रूप में देखते हैं या फिर इस पर फुल टाइम का क्या मामला है ना, प्रकाशकों की ये मठाधीशी। क्या आप सोचिए जरा कि जो है ना कोई किताब छपती है और पूरे देश में चली जाती है, और जो है ना लेखक से हाँ बताया जाता है 600 कॉपियां छपी। तो जो है ना तो बात क्या है ना, फुल टाइम तो प्रकाशकों ने पारदर्शिता नहीं रखी, वरना जो है ना लेखन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सभी के लिए, पर ये 10-20 लोग तो रहते जो ये फुल टाइम लेखन करते। लेकिन किन प्रकाशकों का ये काम होता है कि ये कंबल ओढ़ के ये घी पीने का काम, तो वो चलता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा सा बदलाव तो देखने को मिला है। ये कारण क्या है ना कि ये पहले कोई लेखक दूर गांवों में रहता था, तो जो है ना पांडुलिपि भेज दी प्रकाशक के पास में। प्रकाशक ने साल भर बाद एक लेटर लिखा है कि हम आपकी ये किताब छाप रहे हैं। छापने के ये साल भर बाद में 5 कॉपियां भेज दी। लेखक गांव में रहता है ना, प्रकाशक ने पूरे देश में फैला दी।
लेखक ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये कहाँ देखेगा। लेखक के पास में ये 50 लेटर पहुंच गए साल भर में पाठकों के, तो ये लेखन का वाह वाह। फिर साल भर के बाद में प्रकाशक ने 500 कॉपियों की ही रॉयल्टी भेजी। हाँ, तो फिर लेखक ने सोचा हाँ 50 ना लेटर थे तो 500 कॉपियां 10 ना बिके। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ सामने दिख रहा है। जो युवा किताबें पढ़ना चाहते हैं और किताबों में रुचि रखते हैं और आपकी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप अपनी कौन सी किताब सबसे पहले पढ़ने के लिए कहेंगे? देखिए, ये लेखक के लिए तो किताबें जो है ना बच्चे हैं उसके, और मुझे मेरे 5 बच्चे प्यारे। होता क्या है ना कि किसी भी लेखक कि ये सभी किताबें कोई पाठक नहीं पढ़ता है। हाँ, वो अपनी ये रुचि के अनुसार जो है ना छापता है। मेरे पास में 5 जो है ना किताबें हैं। अब 5 में से जो भी आपकी रुचि की हो, है ना, 2 हो 3 हो 1 हो, तो आप जो है ना शुरू कीजिए। बाकी आप गेरबाज है, बावनी है, और जिंदगी 50-50 है, यह प्रमेय है, बाली उम्र, और 5 बिल्कुल से डिफरेंट है। तो जो आपकी है ना रुचि का विषय हो, आप जो है ना वहां से शुरू कर दो। प्रमेय के लिए कभी आपको सुनने में आया कि अरे तुम तो बहुत नास्तिक हो, क्योंकि उसमें एक तरह से आपने धर्म पर भी और अध्यात्म पर भी लिखा है आपने, तो इस पर आपका क्या कहना है कि आपको कभी सुनने में आया हो? देखिए, लेखक हैं तो है ना, लेखक हैं तो जो है ना ये सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये नास्तिक की बात है तो मतलब नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान या गॉड या अल्लाह को मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं नकार भी ये नहीं रहा हूँ, मान भी नहीं रहा हूँ। हाँ, जो है ना जानना चाहता हूँ। तो मैंने प्रमेय में भी ये कहा है कि जो ये विज्ञान है, ये बाहरी हाँ दुनिया की ये सीमाओं के बारे में बताता है, और जो ये धर्म है तो ये नियम के बारे में बताता है कि आपको जीना कैसे है, पूजा कैसे करनी है। और तीसरा ये जो है ना, ये आपके भीतर झांकने के लिए ये कहता है। तो ये जब तक आप ये खुद के भीतर को नहीं जानना चाहोगे, स्व को नहीं जानना चाहोगे, तो बाहरी दुनिया में भी आप ये जान नहीं पाओगे कि आप वो ही देख पाओगे कि जो आपकी आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, दिमाग समझ पा रहे हैं। मतलब अगर हम युवा हैं या फिर हम एक किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं या फिर हम एक स्टूडेंट है, तो उसके रूप उस स्तर पर हमारे मन में एक सवाल तो आना चाहिए कि जिस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं या फिर जिस चीज के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो वो रियलिटी में है भी कि नहीं। देखिए, हमें ये जीवन से ये क्वेश्चन तो ये करना चाहिए सवाल। हाँ, ये सवाल नहीं करेंगे तो जो है ना एक दिन चलेगा। ये भगवान चाहते कि आप ये सवाल कुछ ये ना करो, तो जो ये दिमाग दिया है आपको है ना देते, या आपके मम्मी पापा जो है ना पुजारी को ही दे देते, बोलते कि हाँ जो बोल रहे हैं ये फॉलो करो। अब बस दिमाग जो है ना लगाना क्यों? जब दिमाग दिया है तो किसी ये कारण से दिया होगा कि आप ये खुद का भगवान, खुद का है ना जीवन ये स्वयं तलाशिए, किसी के हाँ कहने पे ना जाइए। एक सवाल ये भी है कि आपकी माँ ने ये किताब पढ़ा जब आपने प्रमेय? माँ ने किताब ये नहीं पढ़ा, और हमने माँ को ये पढ़ाया भी, ये भी नहीं रखी थी, और है ना ये रोका भी नहीं। उनका क्या रिएक्शन होता अगर वो पढ़ती, तो आपको क्या लगता है ना जो है ना राक्षस हो गया है, राक्षस से पहले से कहती नहीं ना कि राक्षस हो गया है।
हाँ। तो ये सब देखिए, है ना, प्रमेय जो ये किताब है दूसरों को बदलने के लिए नहीं है, हाँ, ये खुद को बदलने के लिए। तो ये पाठक भी ये खुद को बदले, हम चाहें दूसरा बदले तो ये कभी संभव नहीं। गेरबाज पर तो हमने बातचीत कर ही ली है, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये आपकी अपनी कहानी है? ये गेरबाज तो मेरी ही कहानी है, पर पूरी तरीके से ये नहीं। ये गेरबाज जो मेरी ऐसी किताब है ये जिस पर ये साहित्य में ढंग से नहीं लिखा गया, ढंग से क्या लिखा नहीं। और ये गेरबाज जैसी जो ये किताब है, जैसा मैं लिख सकता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरा ये लिखे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये गेरबाज में क्या है कि आप किसी भी कारण से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, केवल बोलना ही नहीं है वो, है मानसिक रूप से, और ये कुछ भी हो जाए तो आप गेरबाज ये पढ़िए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, जीवन में आगे बढ़े। आपके जो पाठक हैं वो ज्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनको आपकी रचनाओं से ज्यादा जोड़ती है? मेरी दो चीजें कि पहला तो मेरे विषय ये नए होते हैं, और दूसरा मैं पाठकों के ही लहजे में बात करता हूँ। ये पिक्चर आई थी, कौन सी डर्टी, जो है ना, डर्टी पिक्चर। तो ये विद्या बालन बोलती है कि बॉलीवुड में 3 ही चीजें चलती है ना, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। पर मेरा मानना है कि ये साहित्य में केवल मनोरंजन ये नहीं चलता है, पर 3 में से है ना एक चीज तो होना चाहिए, हाँ, जो पूरी बात है ना कहने के लिए बांध के रखे। आप मतलब आपकी जो रचनाएं हैं उसमें चूंकि मतलब आज के दौर में कभी ये प्रश्न आया है कि मतलब जो एआई का दौर है उसमें कभी ये प्रश्न आया है कि कहीं ये कोई ना पूछ ले कि ये खुद से लिखा गया, मतलब क्या पहचान होनी चाहिए रचना की कि ये हमने खुद से लिखा है या फिर ये एआई के द्वारा लिखा गया है? देखिए, ये कोई भी हो तो ये चैट जीपीटी को ही ले लेते हैं, तो चैट जीपीटी ये खुद से तो रचना नहीं करता है, तो ये दिमाग तो ये आपको देना पड़ता है। हाँ। दिमाग हो क्या रहा है ना, दिमाग के बाद में तो भाई आप ये कंटेंट में काम नहीं करेंगे तो फिर वो दूर से दिखती है कि नहीं ये मशीन में ही लिखा हुआ है। कई लोगों का देखा मैंने कि ये चैट जीपीटी से लेखन किया है, पर आप थोड़ा सा वहां से ये सजेशन ले सकते हैं, लेकिन पूरी किताब है ना लिखना तो ठीक बात नहीं है, और आगे आने वाले है ना समय पे कोई है ना ये सलूशन भी निकलेगा, पर देखते हैं, अभी तो ये शुरुआती दौर है, अभी क्या पता है। इन दिनों आप कौन सी पुस्तक पर काम कर रहे हैं? हम कोई पुस्तक पे काम ये नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि जो है ना रील का दौर है, और लोग ये रील बना रहे हैं सब कोई, और जो लेखक आप तो है ना जान रहे हैं कि जो ये रील बना रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये कई बार हाँ ये खुद को समय ये देना चाहिए, और है ना विषय के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे लिए क्या नया है ना विषय होगा, ताकि मुझे ये रील से टक्कर लेनी है, और कोई है ना बढ़िया जो है ना विषय ये टकराएगा तो शोध करूंगा, फिर लिखना चाहिए।
एक ऐसी रचना जो लोग मतलब पढ़ें और रील को छोड़कर पढ़ें। राइट राइट राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनमोल जी। और ये थे अनमोल, धन्यवाद। भगवंत अनमोल, जिन्हें आप सुन रहे थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।